जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। 15 नवंबर को दो इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। 15 नवंबर को सबसे पहले तो झारखंड दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन झारखंड का निर्माण हुआ था। वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। और साथ ही साथ 15 नवंबर आज इम्पॉर्टेंट क्यों है, खास करके आज का दिन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न है कि 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन से प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। शुरुआत आज ही के दिन से हो रहा है। 15 नवंबर 2021 से शुरुआत हो रहा है। और ये दिवस 15 नवंबर को ही क्यों चूज किया गया है, उसका रीज़न है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिवस 15 नवंबर को होता है। उन्हीं के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, धरती बचाने के लिए आगे आई दुनिया, भारत की धमक बढ़ी। COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया ऑलरेडी। COP27 का आयोजन 27वीं जो मीटिंग होगी इसका आयोजन होने वाला मिस्र में। और COP28 का मीटिंग होने वाला है, ये UAE में इसका आयोजन होने वाला है। तो 27-28 का भी नाम याद रख लेना। COP27 का आयोजन होने वाला है आपको मिस्र में। और COP28 का आयोजन यानी 2023 में इसका आयोजन होगा, वो होगा UAE। COP26 में जो चर्चा किया गया है कि धरती को बचाने के लिए कुछ संकल्प लिया गया, कुछ चीज़ों की चर्चा की गई। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि आवश्यक कदम उठाया गया। पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो हमारा टारगेट था कि हमें धरती को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर रखना, हमें पृथ्वी को 2 डिग्री टेम्परेचर से अधिक नहीं बढ़ने देना और कोशिश करना है कि हमें पृथ्वी को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसके अंदर ही रखा जाए। इससे ज़्यादा पृथ्वी गर्म ना हो। अगर इससे ज़्यादा पृथ्वी गर्म होगी तो क्या इसका प्रभाव होगा, ऑलरेडी IPCC ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। अब देखो, मुझे क्या लगता है कि ये सारी की सारी जो अभी कुछ यहाँ पे जो दिए हुई चीज़ें दी हुई है या कुछ काम किया गया है COP26 में, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। उसका रीज़न यह है कि IPCC ने अपनी रिपोर्ट, IPCC की रिपोर्ट देखो 2019 की रिपोर्ट, हालांकि रिसेंट भी इसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन 2019 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी IPCC की, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब कुछ भी कर लिया जाए, पृथ्वी को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। आप जो सोचेगा कि कोयला हम जलाना बंद कर दें या कार्बन न्यूट्रल कर दें, तो इस माध्यम से अब इसको नहीं किया जा सकता। उसके लिए अलग स्टेप उठाने पड़ेंगे, कार्बन एब्जॉर्ब अधिक करना होगा। और उसके लिए कई सारे स्टेप की चर्चा IPCC ने अपनी रिपोर्ट 2019 में किया था। बहरहाल कभी बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसमें चर्चा किया गया है कि कोयला का किस तरह से उपयोग बंद किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए, इसकी चर्चा किया गया है COP26 में। और साथ ही साथ कुछ खास बात की चर्चा किया गया है। सभी देश को अगले साल कार्बन उत्सर्जन या कार्बन कटौती पर चर्चा करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने से रोका जा सके। वन की रक्षा करना, अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना लाएंगी। प्रत्येक देश अपने यहाँ ये योजना बनाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे वन की रक्षा किया जाए, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए और किस तरह से जलवायु परिवर्तन की रक्षा किया जाए। ये प्रत्येक देश अपने यहाँ योजना बनाएंगे और अगले साल इस योजना को पेश करेंगे COP27 में। विकासशील देशों को 2025 तक अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए लक्षित सहायता प्रदान किया जाएगा। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकासशील देशों को 2025 तक अक्षय ऊर्जा मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, ये सब अक्षय ऊर्जा हो गया। तो इसको अपनाने के लिए जो है लक्षित सहायता प्रदान किया जाएगा 2025 तक। अक्षय ऊर्जा को अपनाने के लिए इसे सहायता दिया जाएगा, लेकिन कितना सहायता दिया जाएगा, उसका क्या तरीका होगा? क्या पेरिस समझौता में जो विकसित देशों ने वादा किया था कि $100 बिलियन हम देंगे, क्या वो $100 बिलियन देने के लिए एग्री हुए हैं? तो ये सब चीज़ों की डिटेल चर्चा नहीं किया गया। चलो, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो
COP26 का ग्लासगो में आयोजन किया गया है। इसका जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता किया था, इसका जो प्रभारी थे वो भारतीय मूल के ही ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनका नाम था शर्मा, आई थिंक आलोक शर्मा थे, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश मंत्री हैं, जो इस सम्मेलन का पूरा प्रभारी वही थे। ब्रिटिश मूल के आलोक शर्मा, भारतीय मूल के आलोक शर्मा जो ब्रिटेन में मंत्री हैं, वही इसके पूरे प्रभारी थे। इसको आप लोग पढ़ना, राइट, इसको आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना। सीबीआई ईडी निदेशक का बढ़ा कार्यकाल। देखो सीबीआई का जो कार्यकाल होता है, ईडी के लिए, तो ईडी की जो स्थापना हुई है वो फेरा एक्ट के तहत हुआ। 1947 जो फेरा एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत आया था। ईडी का स्थापना इस एक्ट के तहत हुआ। ईडी एक सांविधिक निकाय है, चूंकि इसकी स्थापना संसद के पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से हुआ। और फेरा एक्ट अब फेमा एक्ट हो चुका है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो चुका है। पहले ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, 1947 में ये आया था, और इसी के माध्यम से ईडी का स्थापना 1956 में किया गया था। लेकिन जो सीबीआई है, सीबीआई इंपॉर्टेंट क्यों है कि सीबीआई की स्थापना किसी संविधान के एक्ट के द्वारा नहीं किया गया है। सीबीआई की स्थापना किसी संसद के एक्ट के द्वारा नहीं किया गया है। मसलन सीबीआई को जो शक्ति प्राप्त है, वो शक्ति प्राप्त है आपको डीपीएसई एक्ट द्वारा, दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा सीबीआई को शक्ति प्राप्त है। सीबीआई कहीं छापा कर सकती है, या कहीं किसी को कानूनी अधिकार में ले सकती है, कहीं कोई संपत्ति जब्त कर सकती है, या कुछ भी काम अगर सीबीआई करेगी तो बेसिकली इसी एक्ट के द्वारा करेगी। दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। सीबीआई की चर्चा ना तो संविधान में किया गया और ना ही संसद के किसी एक्ट के माध्यम से सीबीआई की स्थापना किया गया। तो इसलिए सीबीआई को देखो शक्ति प्राप्त है इस एक्ट से, लेकिन सीबीआई के जो निदेशक हैं, जिसकी नियुक्ति होती है, उसकी निदेशक का प्रावधान किया गया सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 आया था, उसी के तहत सीबीआई के निदेशक का प्रोविजन किया गया है। और फाइनली सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल जो है अब 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, सीबीआई निदेशक की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक समिति का सजेशन होता है। एक समिति के सुझाव पे राष्ट्रपति सीबीआई निदेशक के नियुक्ति करती है। ये समिति में बेसिकली 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यीय समिति होती है, उच्च स्तरीय समिति होती है, जो सीबीआई निदेशक को चुनती है। इसमें पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें शामिल होते हैं, विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। और साथ ही साथ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें शामिल होते हैं। तो ये तीनों ही मिलकर के, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नॉर्मली नहीं होते हैं, वे अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इसमें सेंड कर देते हैं इस कमेटी में। तो ये तीनों ही होते हैं, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों ही मिलकर के चूज करते हैं सीबीआई निदेशक को, और उसका नाम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फाइनली सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है। अब इनका कार्यकाल बढ़ के 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोनों का कार्यकाल, ईडी का और सीबीआई का, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। अमेरिका आपत्ति दरकिनार, रूस ने भारत के साथ शुरू की S-400 की आपूर्ति। देखो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब क्या होता है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब होता है कि हमारे ऊपर अगर मिसाइल छोड़ा गया, मान लेते हैं कि पाकिस्तान कल के डेट में हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ता है यहाँ से, तो यहाँ पे भारत का ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको रास्ते में ही ऊपर में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है वो मिसाइल को ऊपर में ही, हवा में ही मार गिराने की क्षमता, हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता को ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। हमें जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता थी, हम इसको परचेज करना चाहते थे रूस से, और हमने इसे परचेज किया। लेकिन अमेरिका ने इसके लेकर के कई आपत्ति दर्ज की थी। मैंने आपको डिस्कस भी किया था, एक स्पेशल वीडियो बना करके हमने चर्चा किया था यूएसए का। देखोगे एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है यूएसए और इंडिया रिलेशन पे, जिसमें यूएसए इंडिया के काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट और काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट को भी हमने डिस्कस किया है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। तो यूएसए और इंडिया के बीच में जो विवाद के पॉइंट है वो है S-400 मिसाइल। और S-400 मिसाइल क्यों विवाद का पॉइंट है?
तो ये विवाद का पॉइंट इसलिए है कि यूएसए में एक कानून आया था, इस कानून को काटसा कहते हैं। काटसा कानून 2017 में आया था। इसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। बेसिक मतलब ये समझ लो काटसा में क्या प्रोविजन किया गया है कि 3 देश रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से कोई भी देश अगर किसी भी तरह का हथियार परचेज करेगी तो उन देशों को अमेरिका सैंक्शन में शामिल कर सकता है, अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। अब हम तो परचेज कर रहे हैं रशिया से, तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका हम पे भी प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल अमेरिका इंडिया पे प्रतिबंध लगा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काटसा के तहत अमेरिका इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि हमने S-400 मिसाइल परचेज किया है रशिया से, जो अमेरिका के काटसा कानून के खिलाफ है। अब देखो रिसेंटली पेपर आप देख रहे होंगे, तो पिछले कुछ दिन पहले मुझे देखा था कि आई थिंक 10 से 15 दिन पहले कि अमेरिका के कुछ जो है सांसद, उन्होंने जो बाइडेन से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जो बाइडेन को लेटर लिखा, अमेरिका के कुछ सांसद ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि आप काटसा के तहत जो है इंडिया को छूट दीजिए। इंडिया S-400 मिसाइल परचेज कर रहा है तो उसका रीज़न है कि उसके बगल में 2 परमाणु संपन्न शत्रु देश हैं, पाकिस्तान और चीन दोनों ही परमाणु संपन्न है और दोनों ही शत्रु देश है, इसलिए इंडिया को ज़रूरत है S-400 मिसाइल का, इसलिए इंडिया को छूट दीजिए। ये चर्चा किया था और ये रिक्वेस्ट किया था कौन? तो ये रिक्वेस्ट किया था अमेरिका के सांसद ने जो बाइडेन से। और काटसा में एक प्रोविजन है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी देश को छूट दे सकता। अब देखो इसकी चर्चा जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इसको जो है नियुक्त जो किया जाएगा, वो इसको रखा जाएगा वो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा, और जो अब नया आएगा उसको जो है लद्दाख के आसपास डिप्लॉय किया जाएगा, और उसके बाद एक जो डिप्लॉय किया जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो चीन के साथ हमारी बाउंड्री है वहाँ पे भी डिप्लॉय किया जाएगा। देखो बस एक किताब का नाम याद रख लेना, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से चर्चा चल रहा है पिछले कुछ दिन से, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, लगातार चर्चा चल रहा है। सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनकी किताब है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। तो ये किताब हो सकता है नाम पूछ दे, सलमान खुर्शीद की नई किताब है। न्यूजीलैंड को हरा के पहली बार T20 चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। वनडे एग्जाम अगर पूछा जा सकता है T20 का चैंपियन कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है न्यूजीलैंड को हरा करके। पूरा पूर्वोत्तर बदलाव का गवाह क्षेत्र की ज़रूरतों के मुताबिक बन रहा नीतियाँ। देखो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है कि पूर्वोत्तर भारत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है कि एक महीने में योजना मैगजीन आया था और योजना मैगजीन पूरा पूर्वोत्तर भारत में ही समर्पित था। तो योजना मैगजीन सोचो कि सरकार की मैगजीन है, सरकार पूर्वोत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर आप लोगों के पास वो मैगजीन होगा तो पढ़ना। अब देखो योजना में क्या क्या पढ़ना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है योजना में कि एक ही टॉपिक को कई बार रिपीट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि बहुत डीप में योजना को पढ़ना है। योजना में बस आप कुछ कोटेशन अगर हो सके तो देख लो। जैसे पूर्वोत्तर के लिए अगर योजना में पूर्वोत्तर भारत का डिस्कशन है तो पूर्वोत्तर भारत में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, पूर्वोत्तर भारत में बेसिकली सरकार क्या क्या काम कर रही है, पूर्वोत्तर भारत का क्या इशू है, पूर्वोत्तर भारत में सरकार क्या क्या काम कर रही है, और पूर्वोत्तर भारत में क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत में है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, तो ये योजना में आपको मिल जाएगा। समस्याएं क्या है, समाधान क्या है, सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, साथ ही साथ कुछ कोटेशन होगा तो वो आप लिख सकते हैं और कुछ डाटा होगा तो वो लिख सकते हैं। ये 4 से 5 चीज़ जो है आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं या योजना पढ़ते हैं तो कोशिश करिए 4 से 5 चीज़ ढूंढने का। किसी भी टॉपिक का क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है, सरकार के उसके क्या क्या प्रयास, सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, और कुछ अच्छा सा कोटेशन हो जाए तो कुछ अच्छा सा कोटेशन आप जरूर नोट कर लें। साथ ही साथ कुछ डाटा हो जाए तो वो डाटा भी नोट कर लें। डाटा ऑथेंटिकेट डाटा होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड बैंक का डाटा हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का डाटा हो गया तो ऑथेंटिकेट कुछ डाटा हो गया, नीति आयोग का डाटा हो गया, भारत सरकार का कोई डाटा हो गया तो ऑथेंटिकेट डाटा भी कोट करें। तो ये सारे के सारे 4-5 चीज़ काम करें। कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं, कुछ क्षेत्र पढ़ते हैं, तो कुछ कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कोशिश करें ये 4-5 चीज़ कलेक्ट करने का। तो नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखो
बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। कुल मिला के 2,62,189 किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन। पूर्वोत्तर की केवल 30 से 35% भूमि ही समतल है, बाकी वहां पे पूरा पूरा पहाड़ है। अब देखो पूर्वोत्तर का महत्व क्यों है। पूर्वोत्तर का महत्व ये है कि हमारे लिए एक्ट ईस्ट नीति को सफलता के लिए हमें जरूरी है पूर्वोत्तर भारत। आपको याद होगा कि एक्ट ईस्ट से पहले पूर्वोत्तर भारत के लिए जो नीति था उसे कहा गया था लुक ईस्ट नीति। पहले लुक ईस्ट था, अब एक्ट ईस्ट हो गया। तो लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि पूर्वोत्तर में कहीं ना कहीं सरकार ध्यान दे रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का अगर आप मैप देखोगे तो इस तरह का भारत का मान लो मैप है, तो इधर से देखो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो हम इधर से मान लो अन्य देशों के साथ जुड़ सकते हैं पश्चिम भारत से, या पूर्वोत्तर भारत से जुड़ सकते हैं, या पश्चिमोत्तर भारत से जुड़ सकते हैं। तो पश्चिम की तरफ से हमें पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा, ऊपर की तरफ से हम जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर की तरफ से पूरी तरह से कहीं न कहीं हिमालय घिरा हुआ। तो हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है जो अदर देश के लिए साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के माध्यम से ही हम अदर देशों के साथ बाय रोड जा सकते हैं। क्या पश्चिम की तरफ से हम जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा। इसलिए तो हमने चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है। तो पूर्वोत्तर भारत की जरूरत हमें इसलिए भी है कि अन्य देशों तक हम बाय रोड एक्सेस कर सकते हैं। भारत इसी तरह से रोड का निर्माण कर रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड रोड का निर्माण हो रहा है। इंडिया IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड रोड का निर्माण हो रहा है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा दक्षिणी चीन सागर तक। अब देखो ऐसा माना जाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसका विकास जो है सीमित विकास हो चुका है, सीमित विकास रहा है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या रही है, अन्य समस्या पूर्वोत्तर में रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर का लगातार विकास नहीं हुआ। पूर्वोत्तर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। पेट्रोलियम वहाँ पे अच्छा खासा है, खनिज है, तो प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे समृद्ध है। इसी तरह से हमने देखा है कि हाल फिलहाल में वेनेडियम का खोज किया गया, जो वेनेडियम का एक अच्छा खासा मात्रा है वो है आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो हाल फिलहाल में वेनेडियम खनिज का खोज किया गया। तो इसी तरह से कई सारे नए नए खनिज आपको पूर्वांचल में पूर्वोत्तर में मिलते रहते हैं। पर्यटन के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल है और पर्यावरण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सरकार पूर्वोत्तर को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार कॉन्शियस है। अब देखो पूर्वोत्तर महत्वपूर्ण क्यों है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपको क्या करना है कि पूर्वोत्तर पे एक नोट बना करके रखना है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए सरकार कौन कौन सा स्टेप ले रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक स्टेप है, उसके अलावा सरकार और क्या क्या एक स्टेप ले रही है पूर्वोत्तर के लिए, और सरकार ने अभी तक पूर्वोत्तर के लिए क्या क्या किया है। तो इसका कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण CJI, हमारे देश के CJI हैं जस्टिस रमन्ना, उन्हीं का स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे जो एक नालसा के बारे में डिस्कस है इस न्यूज़ में, तो नालसा के बारे में बस बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। नालसा की स्थापना 1987 में किया गया है, नालसा एक्ट के द्वारा। इसको हिंदी में कहा जाता है कानूनी सेवा प्राधिकार अधिकरण के द्वारा 1987 में नालसा की स्थापना किया गया। इसका मुख्य संरक्षक जो होते हैं वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी तरह से राज्य विधिक सेवा आयोग प्राधिकरण भी है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसी तरह से जिला विविध सेवा प्राधिकरण है, जो जिला न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। बेसिकली ये काम करता है, नालसा का बेसिक काम है कि मुफ्त में लोगों को सलाह देना। तो किन लोगों को सलाह दे सकता है, इसको लेकर के आई थिंक यूपीएससी ने 2020 में आई थिंक 21 में ही क्वेश्चन पूछा था। आप लोग देख लेना क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 21 में ही क्वेश्चन पूछा था कि निःशुल्क कानूनी सेवाओं के पात्र कौन होंगे नालसा के द्वारा। तो एक तो होंगे महिला और बच्चे, दूसरा होगा अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार जो कहीं पे काम करते हैं किसी उद्योग में वो श्रमिक, सामूहिक आपदा और हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में उपस्थित व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति। तो ये सारे के सारे लोग जो है नालसा के द्वारा
निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने के हकदार होंगे। बाकी इस न्यूज़ को जरूर पढ़ लेना आप लोग। देखो, इजराइल के साथ हमारा जो है ऑल टाइम सबसे मजबूत रिलेशन चल रहा है और उसी के संदर्भ में इस रिलेशन को और मजबूत करने के लिए, सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए, चूँकि कई सारे ड्रोन जो है हम इजराइल से मंगा रहे हैं, तो हमारे देश के जो सेना प्रमुख है वो इजराइल के दौरे पे जाने वाले हैं। इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। बस यहाँ से इस पेज से बस ये याद रख लेना कि संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ था। कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, जैसे कि हरिद्वार दे देगा एक ऑप्शन, राइट। तो संस्कृति महोत्सव का नाम याद रख लेना कि संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ था वाराणसी जिला में। मंडे को पेज जो होता है, एक पेज समर्पित होता है पूरा, और ये है भारत उदय। भारत इकोनॉमिक किस तरह से बूम कर रहा है, अभी किस तरह से इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है, उसी पे ये पूरा पेज डेडिकेटेड है। ये पेज पढ़ना, ये भी आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी आप लोग पढ़ लेना। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं, उन्हीं का लिखा हुआ ये एडिटोरियल है, इसको निश्चित तौर पर आप लोग पढ़ना। लेकिन मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इससे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नीचे डिस्कस करना है। देखो, ये जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FCRA एक्ट को लेकर के है। जवाबदेही से भागते गैर सरकारी संगठन NGO किस तरह से देश के विनाशक की भूमिका NGO की हो रही है, देश को बर्बाद किस तरह से NGO कर रहा है, उस पर यहाँ पे चर्चा है। NGO के बारे में काफ़ी आपने पॉजिटिव सुना होगा, लेकिन नेगेटिव ही यहाँ पर आपको पता चलेगा कि NGO आखिर नेगेटिव क्या क्या कर रही है। तो सबसे पहले तो देखो, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम आया था 1976 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट। कोई भी NGO अगर विदेश से पैसा मंगाएगी तो उसे FCRA में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वो इस एक्ट के तहत FCRA में रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तभी जाकर के विदेश से पैसा मंगा सकती हैं। विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे अंशदान आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिकूल ना हो, या आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे लिए प्रतिकूल ना हो, वैसे ही पैसा विदेश से आए, इसको सुनिश्चित करता है FCRA। यानी किसी NGO को अगर पैसा मिलता है तो वो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा ना उत्पन्न करे, ये सुनिश्चित करता है FCRA। FCRA में 2010 में संशोधन हुआ और रिसेंटली 2020 में, पिछले वर्ष में इसमें संशोधन हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ है। FCRA में 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ, कई बार हमने डिस्कस किया, आज फिर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी एसोसिएशन, समूह और NGO पे लागू होता है। ऐसे सभी NGO के लिए FCRA के तहत स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। अब देखो, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में क्या कहा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है जो इस एडिटोरियल में चर्चा है। इन्होंने कहा है कि अगर विदेशी अंशदान को नियंत्रित हुआ, अगर विदेशी अंशदान यानी विदेश से जो चंदा आता है वो अनियंत्रित हुआ, तो ये देश की संप्रभुता के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया। साथ ही साथ कुछ डिस्कस किया गया डाटा का कि 2010 में जितना हमें विदेशी अंशदान मिलता था, 2019 में उसे दोगुना मिला है और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन की अहम भूमिका है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से बैठ कर किसी को पैसा, किसी NGO को पैसा देता होगा इंडिया में, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है कि अन्य देश से, जैसे मान लो UAE के माध्यम से इंडिया के NGO को पैसा डोनेट कर दिया, या ब्रिटेन के माध्यम से कर दिया, स्वीडन से करवा दिया, या किसी अन्य देश से या तीसरे देश से जो है पैसा डोनेट करवाया इंडिया को, या इंडिया के NGO को। चीन इस तरह से काम कर रहा है। चीन भी कई सारे आपने देखा होगा, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक रॉक स्टार मूवी थी। रॉक स्टार मूवी में जो है एक जगह जो है तिब्बत का झंडा दिखाया गया था। उस तिब्बत के झंडा को धुंधला दिखाने के लिए रॉक स्टार मूवी के जो मेकर्स है उससे चीन ने बात किया, और हो सकता है उन्होंने पैसा भी दिया होगा कि उस तिब्बत के झंडा को ना दिखाइए। आप तिब्बत के झंडा को अगर दिखा रहे हैं तो उसको पूरा धुंधला दिखा दिए कि ताकि लोगों को वो नज़र पड़े ही ना। तो चीन इस तरह से कहीं ना कहीं भारत के मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा भेजता है, और ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट में सामने आया था। चीन और पाकिस्तान इस तरह से भूमिका निभा रहे हैं। अब देखो, हाल में ही भारत सरकार ने 12 NGO को चिन्हित किया है जो रोहिंग्या को भारत में अवैध प्रवेश करवाते थे। रोहिंग्या मुसलमान, आपको पता है, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में इशू का मुद्दा है।
म्यांमार का बेसिकली ये मुसलमान है। तो इनको भारत में अवैध रूप से प्रवेश करवाते थे 12 एनजीओ, जिसे हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किया गया। अब देखो आईबी की रिपोर्ट में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु बिजली हो गया, कोयला घर, यूरेनियम खाद्यान्न, जीएम तकनीक, पनबिजली योजना आदि के मामले में मिथ्या रिपोर्ट एनजीओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी गलत रिपोर्ट, चाहे वो कोयला घर के मामले में हो, पनबिजली के मामले में हो, यूरेनियम खाद्यान्न के मामले में हो, जीएम तकनीक के मामले में हो, ये सारी के सारी संबंधित गलत रिपोर्ट एनजीओ के द्वारा प्रकाशित करके मैटर भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में कहीं न कहीं कानूनी अड़ंगा डाल करके, धरना प्रदर्शन करके भारत को नुकसान पहुंचाया जाता है या केस को काफ़ी डिले करवा दिया जाता है, और इससे भारत के जीडीपी को प्रतिवर्ष लगभग 3% का नुकसान होता है। तो सोचो एनजीओ की कितनी खतरनाक भूमिका है। यानी देश में किसी परमाणु या यूरेनियम खाद्यान्न पे वो गलत रिपोर्ट प्रकाशित करके सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा दिया, और पता चला कि मैटर को 5 साल 6 साल डिले हो गया, तो 5-6 साल तो कहीं न कहीं देश में यूरेनियम संबंधित काम हो ही नहीं पाएगा। तो इससे हमारे देश के जीडीपी को 3% का नुकसान होता है। अब देखो एक एग्जाम्पल, हालांकि इसमें चर्चा नहीं किया गया, मैं आपसे के साथ चर्चा कर रहा हूँ, इस एडिटोरियल में चर्चा नहीं किया गया, और ये एडिटोरियल पढ़ लेना आप लोग डिटेल में। जैसे चारधाम परियोजना को रुकवाने के लिए एक एनजीओ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया। एनजीओ का क्या तर्क था? एनजीओ का तर्क था कि चारधाम जो बन रही है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। अब देखो सरकार का क्या करना है, केंद्र सरकार कही कि सर्वोच्च न्यायालय में कि इस तरह से एनजीओ हमारे काम नहीं करने देगा, एनजीओ इस तरह से राह में बाधा डालेगा, तो कैसे होगा? अगर हम चारधाम परियोजना का निर्माण नहीं करते हैं तो चीन आसानी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है, वो आसानी के साथ उत्तराखंड के बॉर्डर पे आ सकता है, और हम उत्तराखंड के बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं। तो हमारे पास सड़क ही नहीं रहेगा, तो जो युद्ध का समय होगा उस समय में हमारे मिसाइल कैसे पहुंचेंगे उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ? तो उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए, हमारे मिसाइल को वहां पर पहुंचने के लिए, हमारे सैनिकों को वहां पर पहुंचने के लिए हमें ज़रूरी है चारधाम परियोजना, और इस तरह से कोई एनजीओ हमें रुकावट डालेगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली सोचो किस तरह का कहीं ना कहीं गतिविधि एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है। तो देश की एकता और अखंडता के लिए भी कुछ एनजीओ कहीं ना कहीं खतरा है। अब देखो 2014 से लेकर के अभी तक 20,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है, और देश में 33 लाख एनजीओ में सिर्फ 10% ही रिपोर्ट सरकार को करती है। तो इसको बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, वन टाइम आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो भारत की संविधान में भारत इज दैट इंडिया क्यों नहीं? देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। भारत के संविधान में अगर आप देखोगे तो ऊपर में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके नीचे लिखा हुआ भारत का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत। अगर मान लो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो नीचे लिखा होना चाहिए इंडिया का संविधान, तो इंडिया की जगह वहाँ पे नीचे लिखा हुआ भारत का संविधान। तो इसको संविधान के आर्टिकल 1 में परिभाषित किया गया है, और 1 में कहा गया है कि इंडिया का मतलब भारत होगा। इंडिया डेट मीन्स भारत। अब विश्व में बहुत कम ऐसा देश होगा, या लगभग नगण्य बराबर ऐसे देश है जिसका इंग्लिश में नाम अलग है, हिंदी में नाम अलग है। भारत पहला ऐसा देश है जिसका इंग्लिश नाम अलग है और हिंदी नाम अलग है। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि संविधान सभा के द्वारा जब ये मैटर गया, हम भारत भी अपना नाम रखना चाहते थे और हम इंडिया भी नहीं छोड़ सकते थे। अगर मान लेते हैं कि हम भारत ही सिर्फ अपना नाम रखते, इंडिया अपना नाम नहीं रखते हैं, तो ऐसा कंडीशन में हो सकता था कि पाकिस्तान इंडिया अपने नाम को इंडिया एडॉप्ट कर सकता था। पाकिस्तान अपने आप को लिखता कि पाकिस्तान डेट मीन्स इंडिया, हो सकता था। तो पाकिस्तान चूँकि इंडिया नाम एडॉप्ट ना करे, चूँकि इंडिया जो है बहुत पहले से जाना जाता है, भारत को, हमारे देश को, हिंदुस्तान को बहुत पहले से जो है लगभग 500-600 वर्ष से इंडिया जाना जाता है। तो इंडिया भी काफ़ी पुराना नाम था और भारत भी काफ़ी पुराना नाम है, इसलिए भारत और इंडिया दोनों ही नाम हम चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को इंडिया के नाम से जाना जाए, तो इसलिए हमने संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम को अपनाया है, और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेट मीन्स भारत का संविधान।
निर्यात में ऐतिहासिक ऊंचाई पे रह रहा देश। देखो निर्यात को लेकर के सरकार अच्छा काम कर रही है निश्चित तौर पे, और निर्यात को लेकर के सरकार क्या क्या काम कर रही है इसका भी कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया। दो निर्यात होता है, एक तो वस्तु का निर्यात होता है जिसे वस्तु का मतलब गुड्स एक्सपोर्ट होता है, और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट, वस्तु का निर्यात और सेवा का निर्यात। वस्तु के निर्यात में 2021-22 में सरकार का टारगेट है $400 बिलियन हम वस्तु का निर्यात करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है सरकार पहुंच जाएगी, हमारा देश $400 बिलियन निर्यात कर देगा, चूँकि अभी तक का रिकॉर्ड अच्छा है, अभी तक अच्छा चल रहा है। अब बात कीजिए सेवा निर्यात की, क्योंकि सरकार का कहना है कि $150 बिलियन का हम सेवा का निर्यात भी करेंगे 2021-22 में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में $400 बिलियन वस्तु का निर्यात और $150 बिलियन सेवा का निर्यात किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगा PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। PLI योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, इसी को कहा गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब देखो एक थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ, चूँकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, संसद टीवी पे कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है। संसद टीवी पे जो है नए क्वाड रूम पे चर्चा हो रहा था, उसका वीडियो मैं देख रहा था, और वो वीडियो का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया। तो अभी राज्यसभा टीवी की जगह संसद टीवी आ गया, आप लोग जरूर देखा करें। संसद टीवी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। उसमें चर्चा किया गया था कि जो नया क्वाड ग्रुप बन रहा है, 4 देश का जो नया क्वाड है, जिसमें USA है, इंडिया है, उसके बाद UAE है, और साथ ही साथ इजराइल है। तो इजराइल क्या हो रहा है कि भारत में सौर टेक्नोलॉजी पे सोलर प्लेट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इजराइल की टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होगा भारत में सोलर प्लेट का, और उसको निर्यात कहाँ किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा UAE में। तो इजराइल के द्वारा टेक्नोलॉजी इजराइल की रहेगी, निर्माण किया जाएगा भारत में, और निर्यात किया जाएगा UAE को सोलर मैन्युफैक्चरिंग से। इसको भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, एक सांविधिक संस्था है जिसका निर्माण किया गया था 2002 में। इसमें मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका निर्माण किया गया था 2002 में। कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट 2002 के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। बेसिकली कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो, इसलिए ये संस्था काम करती है। कॉम्पिटिशन इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो भारत में जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था अफगानिस्तान के मुद्दे पे, जो NSA लेवल की टॉक थी, उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। दिल्ली डिक्लेरेशन का इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट ये रहा है कि जो तालिबान है, तालिबान के प्रतिनिधि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात किए, और उन्होंने कहा कि आप जो है भारत से जो भी फूड आने वाला हमारे देश में, भारत से जो भी खाद्यान्न हमारे देश में आने वाला, भारत से जो गेहूँ आप आने वाला हमारे देश में भूख की कंडीशन है, और इसको आप एक्सेस दीजिए। तो अब दिल्ली डिक्लेरेशन का इम्पैक्ट ये है कि भारत से डायरेक्टली जो खाद्यान्न होगा, डायरेक्टली जो गेहूँ होगा, वो डायरेक्टली पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान पहुंच जाएगा और इजी एक्सेस हो पाएगा। गंगा कंटेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो में हुआ। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मजदूर। देखो भारत भी इस तरह का काम करता है। भारत भी अगस्त महीने में पाकिस्तान। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।